हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो बहुत सारे आयाम अपने आप में समेटे हुए, उन आयामों पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इसमें जो बहुआयाम निकल रहे हैं उसको समझने के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखने की जरूरत है। बेसिकली आज के टॉपिक में मैंने एक केस स्टडी जो है यहाँ पर रखी हुई है, और जिसमें क्या है आप देख सकते हैं, एक्विटेड बट फॉरगेटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि भाई किसी को दोषमुक्त तो कर दिया गया, लेकिन उसके जीवन के कुछ हिस्से को जो कि महत्वपूर्ण था, उस किसी के भी जीवन का कोई भी हिस्सा हमेशा उसके लिए महत्वपूर्ण तो होता ही है, तो उस हिस्से को भुला दिया गया है। हम केस स्टडी के आधार पर इसको कई सारे दृष्टिकोण में देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आप ध्यान दें कि ये एक प्रकार से आपके निबंध लेखन में भी जरूरी हो सकता है। इसको आप निबंध लेखन में तो पढ़ ही सकते हैं, साथ ही साथ इसे आप जीएस पेपर 4 में एथिक्स जो है, एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर आप जोड़ना चाहें तो इसे न्यायपालिका, कार्यपालिका, इन सब से, विधायी कार्यों से भी जोड़ करके देख सकते हैं, तो आप जीएस पेपर 2 से भी जोड़ लेंगे। तो इसके बहुत सारे आयाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एथिक्स और इंटीग्रिटी बेसिकली अगर हम देखें तो इसका सार निकल करके आता है। तो स्वाभाविक है कि इसमें आपको कोई फैक्ट नहीं मिलने वाले हैं। चीजें जो आपको इसमें मिलने वाली हैं वो किसी ना किसी रूप में आपके सामने आपको आपके अंदर एक समझ विकसित करने का प्रयास करेंगे। तो टॉपिक की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत ज्यादा जरूरी जानकारी मैं आपको दे देना चाहता हूं कि आज ही 12 दिसंबर है और आज रात 11 बजे के बाद में ये प्राइस हाइक होने तय हैं। तकरीबन हर एक कोर्स पे आपको 3-4 हजार रुपए का प्राइस बढ़ा हुआ दिखाई देगा। अगर आप उसे सेव करना चाहते हैं और आपने प्लान बनाया है कि हमें तैयारी करनी ही है, तो फिर आप आज ही एनरोल कर लीजिए। विरत लाइव कोड का इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप एनरोलमेंट कराते समय जरूर ध्यान रखें, आप चाहें तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिनका भी आपको सपोर्ट पे फोन आता है आप उनसे बोल दीजिए कि मुझे विरत सर से एक बार बात करनी है, तो वो जरूर आपकी हमारे से बात करा देंगे, जिससे आप इंश्योर हो जाओगे कि आप सही जगह सही तरीके से जुड़ रहे हो। और सारे डिस्काउंट्स, किसी भी प्रकार के कोई भी डिस्काउंट्स इसी कोड पर, मेरे कोड पर ही आपको मिलेंगे, ठीक है, चाहे कोई भी डिस्काउंट आ रहा हो। तो चलिए करते हैं इस सेशन की शुरुआत और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है विभिन्न आयाम। अब ध्यान से सुनने समझने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये बहुत टॉपिक। तो सबसे पहले हम केस स्टडी पर नजर डालते हैं। ये किस प्रकार की केस स्टडी है, केस स्टडी पर नजर डालते हैं। अब ये केस स्टडी में एक केस ये है, ये केस 1 है। अगर हम केस 1 की बात करें, वैसे तो कई सारे केसेस उसमें डिस्कशन हुए हैं, आपको मैं पीडीएफ दूंगा तो आप देख लीजिएगा। एक व्यक्ति है जिनका नाम है बलजिंदर कुमार, ये कपूरथला पंजाब के रहने वाले थे। 2013 में इन्हें सजा मिली है। किस बात की? कि इन्होंने अपने परिवार के सदस्यों की हत्या की, जिसमें इनकी बहन है, इनकी पत्नी है और साथ ही साथ इनके 2 बच्चे हैं जिनकी इन्होंने हत्या की, और इसमें इनको दोषी पाया गया। तो जब भी इस तरीके के केस की शुरुआत होती है तो सबसे पहले स्थानीय अदालत से शुरू होती है, मतलब आप कह सकते हैं कि निम्न अदालत जो होती है वहां से शुरू होती है, लोअर कोर्ट्स, है ना। लोअर कोर्ट से शुरुआत होगी, लोअर कोर्ट से शुरुआत होकर के जब यहाँ पर फैसला दिया जाएगा तो ये जो फैसला आएगा, इस फैसले को चैलेंज करने के आपके पास ऑप्शंस होते हैं। आप इसे अपर जो कोर्ट है, जो दूसरी कोर्ट्स हैं, उनमें अपील करते हैं आप। तो यहां पर भी अपील की गई, ठीक है, कोर्ट में अपील की गई और फाइनली अपील करते हुए ये मामला जो है वो कहां पहुंचा? सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा। फाइनली ये मामला कहां पहुंचा? सुप्रीम कोर्ट के पास। देखिए, इनको सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट्स जो हैं उनसे इनको मृत्युदंड की सजा मिली। इस सब जो आरोप लगे थे ये आरोप सिद्ध हुए, और आरोप सिद्ध होने के बाद इनको लोअर कोर्ट से जो सजा मिली वो सजा मृत्युदंड की हुई, जिसके लिए जब अपील की गई तो अंततः जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले को देखा तो उन्होंने पाया कि प्रीवियस कोर्ट्स ने जो जांच की है उन जांच में कुछ न कुछ प्रकार के दोष हैं। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जांच संबंधी दोषों को उजागर किया या देखा या पाया। क्योंकि प्रीवियस जो सजा दी गई थी उसमें जांच संबंधी दोष थे, इसलिए अंततः जो ये व्यक्ति थे इनको क्या कर दिया गया? दोष मुक्त कर दिया गया। लेकिन ये तो इनके लिए खुशी की बात होगी, हो सकता है कि
इनके जो भी रिलेटिव्स अब बचे हों उनके लिए खुशी की बात रही हो। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात जो हुई है वो ये हुई है कि 11 साल इन्होंने जेल में बिताए। मतलब इस जगह से लेकर के इस जगह तक आने में इनको 11 साल तक जेल से गुजरना पड़ा। इस दौरान जब उनको मृत्युदंड की सजा मिली तो डेफिनेटली इनको जो डेथ रो जिसको हम लोग बोलते हैं, डेथ रो, उसमें भी रखा गया होगा। डेथ रो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी को इस तरीके की सजा मिलती है, मृत्युदंड इत्यादि की, तो उसके लिए उसको फांसी के लिए तैयार करना होता है। जब जिस प्रकार के मृत्युदंड का प्रावधान उसके लिए तैयार करना होता है, उसे अलग सेल में रखा जाता है। उस दौरान जब तक कि उसको मृत्युदंड नहीं मिल जाता, उसके तमाम प्रकार के मतलब होता है ये कि तमाम प्रकार की, भाई अब उसका जीवन खत्म ही होने वाला है तो बहुत अलग तरीके से उसके साथ ट्रीटमेंट होना शुरू होता है। तो वो एक काइंड ऑफ एक हैरेसमेंट टाइप का उसको फील होगा, वो भी इसने यहां पर फील किया इस कैंडिडेट ने, और अंततः इन्हें जेल से मुक्त कर दिया गया। जब इन्हें मुक्त किया गया तो क्या इन्हें कोई मुआवजा दिया गया? उत्तर मिलता है नहीं, कोई भी इनको मुआवजा नहीं दिया गया। पर बात आती है कि यहां पर मुआवजे की बात हुई क्यों? क्योंकि 11 साल ये व्यक्ति बिना किसी दोष के संसार में मतलब जेल में जो है कैद रहे और संसार से दूर रहे। अब आपसे आपके जीवन का 11 साल छीन लिया गया, आप ये समझिए, और उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और ये कोई छोटा मोटा साल नहीं है। तो इसमें आप ये भी महसूस करिए कि जब ये जेल से बाहर रहे होंगे, पहले का जो जीवन रहा होगा और अब के जीवन में सामाजिक, आर्थिक, हर प्रकार से परिस्थितियां बदल गई होंगी, जिनके साथ अब इन्हें समन्वयन बनाना होगा। उससे पूरा का पूरा कनेक्शन, उस समन्वयन से पूरा कनेक्शन टूट चुका है, जिन्हें इसे दोबारा बनाना पड़ेगा। दूसरे केस की बात करते हैं, साल 2018 का है। इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है उसने आमिर मोहम्मद खान नाम के एक व्यक्ति को उन्होंने जो है आतंकवाद का दोष उनके ऊपर लगाया। 14 साल तक ये जेल में रहे और जेल में रहने के बाद इनको सजा से मुक्त किया गया। मतलब कहने का यह है कि 14 साल जेल में इसलिए बिताना पड़ा कि फाइनली, मतलब डिस्कशन चल रहा है ना, मतलब एक्चुअली अभी ट्रायल चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो फाइनली ट्रायल में ये माना गया कि भाई ये आरोप झूठे हैं, जो ये आतंक का आरोप इनके ऊपर लगाया गया है, ये आरोप जो है वो झूठे साबित होते हैं। और झूठे आरोप साबित होने की वजह से इनको क्या कर दिया जाता है? बरी कर दिया जाता है। बरी यानी कि मुक्त कर दिया जाता है। यहां मुक्त या बरी का मतलब, आप मुक्त शब्द हटा करके बल्कि बरी शब्द लिखें। बरी का मतलब यहां पर यह हो गया कि जैसे पहले थे आप निर्दोष, वैसे अभी भी हैं आप बिल्कुल निर्दोष। इस दौरान आपको यह चीज ध्यान रखनी चाहिए। जब ये मुक्त हुए तो इनको मुआवजा मिला 5 लाख का। ठीक है, इनको 5 लाख का मुआवजा मिला। जब ये कैद हुए थे तो इनकी उम्र 18 साल थी। 14 साल तक ये जेल में रहे हैं और अब जब मुआवजा मिला है तो 5 लाख मिला है। तो आमिर मोहम्मद खान का कहना है कि जो मुआवजा मिला है वो उतना सफिशिएंट नहीं है, पर ठीक है, इससे हम अपनी बेटी की पढ़ाई में लगा देंगे तो कम से कम किसी का तो जीवन सही से बन जाएगा। पर क्या किसी के लिए 14 साल का मुआवजा 5 लाख उपयुक्त है? और क्या किसी के लिए 11 साल का मुआवजा जो कि शून्य है ही नहीं, क्या यह उपयुक्त है? इसी तरीके के और बहुत सारे केसेस हैं जिनमें अल्टीमेटली एक क्वेश्चन रेज होता है कि आखिरकार जो दोषमुक्त पाए जाते हैं, क्या उन दोषमुक्त पाए जाने वाले व्यक्तियों का जो समय जेल में बीतता है उसके लिए हमें मुआवजा देना चाहिए? अब मैं आपसे भी यह प्रश्न पूछता हूं कि क्या यह मुआवजा मिलना चाहिए? एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया, आरोप की जांच होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह प्रक्रिया सब जगह होती है, दुनिया के सभी देशों में, सभी जगहों पर होती है। लेकिन जब यह पाया जाए कि यह साबित करने में कि 10 साल बीत जा रहे हैं कि मैंने गलती की ही नहीं है, और कोर्ट भी अल्टीमेटली जाकर के अंत में यह एक्सेप्ट कर लेता है कि हां भाई आपने गलती नहीं की थी, आपको पहले की जिंदगी की तरह एकदम मुक्त किया जा रहा है, तो यहां पे ही क्वेश्चन रेज होता है कि बीच के 10 साल, 11 साल, 14 साल, 15 साल का क्या हुआ या क्या होगा उसका? क्या उसको कंपनसेट नहीं किया जाना चाहिए? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पहले तो बताएं कि मिलना चाहिए यस या नो। आपका उत्तर किस तरफ है? अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 2021 में एक याचिका पेश की गई। अश्विनी कुमार उपाध्याय, जो कि शायद एक वकील भी हुआ करते थे, इन्होंने मांग की है कि मुआवजे को लेकर के, मुआवजा जो है इसको लेकर के एक कानून होना चाहिए। मुआवजे को लेकर के क्या बनाया जाए? कानून बनाया जाए।
सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये याचिका पेश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे ये कहते हुए इस बात से इनकार कर दिया कि कानून बनाना कोर्ट का काम नहीं है। कानून बनाना कोर्ट का काम नहीं है, ठीक है। कोर्ट का काम कानून के अनुसार लोगों को न्याय दिलाना है। कानून बनाने का काम तो संसद का है। इस मामले में आगे चल करके कोर्ट ने सुझाव जरूर पेश किए, जिन सुझावों में यह बताया गया कि संसद को इस पर विचार करना चाहिए और विचार करते समय यह भी वो ध्यान रख सकते हैं कि जिस तरीके का यह मामला है, क्या ऐसे मामले दुनिया के किसी और देश में भी हैं, और अगर हैं तो क्या उनके पास में मुआवजों का कोई मॉडल है। अगर सरकार इस चीज पे चाहे तो कानून बना सकती है और उन मॉडल्स का सहारा ले सकती है। तो जब अल्टीमेटली ये पता लगाया गया तो जानकारी आई कि दुनिया के कुछ देश हैं जिनमें इस तरीके के मॉडल्स को एक्सेप्ट किया गया है, खासतौर से पुर्तगाल, अमेरिका और न्यूजीलैंड। और अच्छी बात यह है कि यहां पर जो मुआवजा दिया जाता है उसमें मुआवजे का आधार तय किया जाता है कि उसकी सजा, मतलब उसने कितनी सजा पाई है, कितना समय जो है बिताया है, कितना समय बिताया है जेल में, किस तरीके के गंभीर आरोप लगे थे, ठीक है, किस तरीके के गंभीर आरोप लगे थे। एक्चुअली इसी चीज से जोड़ करके एक मुद्दा और देखा जा सकता है। जहां हम ये कहते हैं, जहां हम ये हेडिंग पढ़ते हैं एक्विटेड बट फॉरगटन, वहीं पर हम ये हेडिंग भी पढ़ सकते हैं या पढ़ते ही हैं, पढ़े भी हैं पहले, एक्विटेड बट नॉट फॉरगटन। तो यहां पर भी मुआवजे का एक बिंदु आपको देखने को मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगाया गया और वो आरोप बहुत ज्यादा गंभीर था, एक व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगाया गया और वो आरोप बहुत ज्यादा गंभीर था और वो बाद में बरी हो गया, तो क्या उसकी लाइफ जो है, उसकी लाइफ में जो उसका एक रिस्पेक्ट है, उसका जो एक रिस्पेक्ट था, क्या उस रिस्पेक्ट के ऊपर चोट नहीं पहुंची। आपको ऐसी शायद जानकारी होगी, आपने समझा सोचा होगा, या आप अभी भी सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति जो 15 साल बाद इस मामले से मुक्त हुआ हो कि उसके ऊपर गंभीर हत्या के आरोप हैं, तो मुक्त होने के बाद भी कई बार लोग उसे दोषी की तरह ही देखते हैं। तब यहां पर आता है कि भैया एक्विटेड बट नॉट फॉरगटन, मतलब दोषमुक्त तो कर दिया गया लेकिन दोष को भुलाया नहीं जा रहा है। अभी भी लोग, वो मुक्त होकर के जेल से छूट करके अपने समाज में जब वापस आता है तो समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करता, जबकि जो हमारा कोर्ट है उस कोर्ट ने उसको पूरी तरीके से बरी कर दिया। यहां बरी करने का मतलब ही यही हो गया कि आपके ऊपर कोई दोष था ही नहीं, जैसे वैसा जीवन आपको चलाना है या चलना है आपका, और लोग उसे उसी तरह से देखें। बट लोग ऐसा नहीं करते, तो ये भी तो अपने आप में उसके जीवन का एक ह्रास है। उसका जो एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो एक अधिकार है, उसमें उसकी गरिमा के ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क होता है। और ये सारे फिनोमेना जो हैं, या सारे जो आयाम हैं, उनको देखते हुए मुआवजे का आधार तय किया जाता है अमेरिका जैसे देशों में। तो यहां पर बात यही आती है कि भाई ऐसा मॉडल क्या भारत को नहीं अपनाना चाहिए? बिल्कुल अपनाना चाहिए। अब आपसे मैं पूछता हूं कि क्या यह मॉडल अपनाना चाहिए या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन खबर यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और आपको यहां पर देखना है कि इससे जुड़े और क्या आयाम हो सकते हैं। एक्चुअली ये जो मैटर है, ये किन किन चीजों को रेज कर सकता है, किन किन चीजों को प्रदर्शित कर सकता है, किसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं, किस तरह से नजर रख सकते हैं, वो चीज आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। आइए एक एक करके सभी चीजों पर नजर डालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम नजर ये डालें कि भाई अगर इसको हम देखें न्यायिक प्रणाली और न्यायिक सुधार के दृष्टिकोण से, तो ये न्यायिक प्रणाली और न्यायिक सुधार के दृष्टिकोण से आपको कैसा दिखाई देता है? न्यायिक प्रणाली और न्यायिक दृष्टिकोण यानी जुडिशियल सिस्टम और रिफॉर्म से जुड़ा हुआ यह मुद्दा हो सकता है। सबसे पहले तो आप देखिए कि यहां पर जो लोअर कोर्ट्स हैं, जो निचली अदालतें हैं, निचली जो अदालतें हैं, उन निचली अदालतों का यहां पर क्या किया गया, उनके द्वारा जो सजा सुनाई गई है उसे अपर कोर्ट से, उच्च न्यायालय का मतलब यहां पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से, मतलब हायर कोर्ट्स की बात हो रही है, हायर कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स। तो निचली अदालतें जो सजा सुना रही हैं, उस सजा को पूरी तरीके से हायर कोर्ट्स क्या कर दे रहे हैं, पलट दे रहे हैं।
और ये दिखाता है कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया में भाई कोर्ट तो ये भी है और कोर्ट ये भी है, और दोनों में सेम तरीके के कानून लग रहे हैं। ऐसा नहीं कि लोअर कोर्ट किसी दूसरे देश के कानून या किसी दूसरे प्रकार के कानून के अनुसार काम करती हो और हायर कोर्ट किसी दूसरे प्रकार के कानून के अनुसार काम करता हो, कानून तो सेम ही है। लेकिन एक कोर्ट जो सुप्रीम है वो उन्हीं कानूनों के इस्तेमाल करते हुए एक सही न्याय का मार्ग प्रदर्शित करती है, और वहीं लोअर कोर्ट्स इसमें जल्दीबाजी करती हुई दिखाई देती हैं। तो डेफिनेटली ये न्यायिक प्रक्रिया में खामी को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? न्यायिक प्रक्रिया में खामी, दोष। बेसिकली न्यायिक प्रक्रिया में कहीं ना कहीं क्या है? दोष है। आपने हमेशा वो स्टेटमेंट सुना होगा कि न्याय में देरी मतलब न्याय का ना होना। अगर देर से न्याय मिल रहा है तो यह अन्याय की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको फ्लॉ इन इन्वेस्टिगेशंस भी दिखाई देंगे, यानी न्यायिक जांच में दोष आपको देखने को मिलेगा। न्यायिक जांच में आपको दोष देखने को मिल रहा है, जांच में दोष। जैसा कि आप यहां वाले केस में स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जांच संबंधी दोष ही यहां पर बताया है कि जांच संबंधी दोष है, इसलिए इनको यहां से दोष मुक्त किया था। अब ये कितनी बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये न्यायिक जांच में दोष। और साथ ही साथ डेथ रो की बात करें, डेथ रो की बात करें, ये कितनी बड़ी बात है। एक व्यक्ति को न्याय में इस प्रकार से गलत जांचा गया कि उसे मृत्युदंड दिया गया। कई बार आप देखेंगे कि लोअर कोर्ट जो है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स देते हैं, बड़ी आसानी से किसी को फांसी की सजा दे देना, किसी को मृत्युदंड दे देना, किसी को उम्र कैद की सजा दे देना। और फिर बाद में जब उसको चैलेंज किया जाता है, दूसरे कोर्ट्स में अपील की जाती है, तो बाद में पता चलता है कि वो तो दोष मुक्त हो रहा है। और इन बिटवीन क्योंकि उसे मान लेते हैं कि इतनी कड़ी सजा का दोषी पाया जा रहा है और उस सजा को उसके ऊपर लागू करवाया जा रहा है, तो तब तक के लिए उसका सेल जो है उसको अलग जगह रखा जाएगा, अलग तरीके से उसे देखा जाएगा। तो बेसिकली डेथ रो की वजह से इनमेट जो क्रिएट हो रहा है उसमें कितनी दुर्दशा है। तो किसी भी व्यक्ति की जीवन की दुर्दशा आपको यहां पर देखने को मिलेगी, जीवन की दुर्दशा। उसके जीवन का जो अधिकार है वो पूरी तरीके से यहां पर वायलेट होते हुए दिखाई देगा। आप खुद कल्पना कीजिए कि अगर आपको यह पता चल जाए कि अगले कुछ दिनों में आप मरने वाले हैं, आप इसे महसूस करिए पहले तो, कि आपको पता चल जाए कि आपकी कल या परसों या नरसों या एक महीने बाद आपकी मौत होने वाली है, आपको मार डाला जाएगा। फिर आपके जीवन में कुछ बचा ही नहीं, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आपके शरीर में तमाम प्रकार के मतलब आपको बहुत तरीके के चेंजेस आपको खुद ही समझ में आने शुरू हो जाएंगे। आप घबरा जाएंगे कितना बुरी तरीके से इसका क्या प्रभाव हो सकता है। कोई सोचता है ये सजा किसी वास्तविक दोषी को दी जा रही हो तो इसमें सोचने की हमें कोई जिम्मेदारी ही नहीं। लेकिन कल को यही चीज साबित हो जाती है कि वो निर्दोष है, तो फिर उसने जो सजा पाई, फांसी जिसको मिल गई वो तो मर के चला गया, लेकिन जिसको ये सजा दी गई कि तुम्हें फांसी होगी वो रोज मर रहा है, रोज मर रहा है। तो बेसिकली यहां से एक अपील निकलती है कि न्यायपालिका में जो उसका जो संचालन है, उसकी जो संरचना है, उसमें कुछ खामी है। न्यायपालिका में खुद निरंतरता और समान समन्वयन की कमी देखने को मिलती है कि भाई हायर कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स के बीच में आप देखिए कोई समन्वयन है ही नहीं। इतना बड़ा असमन्वयन कैसे हो सकता है? चलो ये मान सकते हैं कि इन्होंने एक सेट ईयर्स के जो है वो मान लेते हैं कि इन्होंने 15 साल की सजा दी, सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई और मान कर चलिए कि बाद में 10 साल की सजा ही पाई गई इसमें, तो चलो ये तो फिर भी कुछ समझ में आता है। लेकिन भाई किसी को मृत्युदंड दिया गया है, जैसा कि पहले केस मैंने आपको दिखाया, और बाद में वो बाइज्जत बरी हो रहा है, इसमें कितना बड़ा गैप है। ये जुडिशरी की थोड़ी सी यहाँ पर आपको थोड़ी सी क्या बहुत बड़ी सी असफलता और न्यायिक प्रक्रिया के दोष आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं बड़ी आसानी। इसके अलावा दूसरे एंगल पर डिस्कशन करें अगर इसी टॉपिक को, तो हमें पता चलता है कि मानव अधिकार और मूल अधिकार यहां पर कितनी ज्यादा तरीके से वायलेट हुए। आप यहां पर इस पूरे आर्टिकल को, आर्टिकल नंबर 21 भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से जोड़ करके देख सकते हैं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है ना, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और ये जो अधिकार है
ये अधिकार इससे किस प्रकार से छीना गया, कितना इसका हनन हो रहा है यहाँ पर। सबसे पहले तो आप देखिए कि जो एक, जैसे कोई 11 साल है, कोई 14 साल है, कोई 15 साल है, एक सेट पीरियड ऑफ टाइम जिसमें वो इस दोष को साबित करने में कि हम दोषी नहीं हैं, वो समय उन्होंने जेल में बिताया। और मजे की बात है, ये इतना बड़ा टाइम होता है कि इसमें पूरी एक जनरेशन गैप भी आ सकती है, पूरा का पूरा एक जनरेशन गैप आ सकता है, इतने साल हैं ये। 15 साल किसी को जेल में रखा गया, जैसे अभी एक केस मैंने दिखाया कि 14 साल जेल में रखा गया, एक जनरेशन गैप हो गया पूरा पूरा। और अब ये व्यक्ति जब सामान्य जीवन जीने के लिए जाएगा तो इसके जीवन जीने के अधिकार में उसका सम्मानजनक व्यवसाय, उसका सम्मानजनक समाज में रहने का अधिकार, और जो समाज उसे अनएक्सेप्ट कर रहा है वो भी कई तो दोष यही लगाएंगे कि इसने खूब घूस खिला दी होगी, आखिरकार छूट गया जेल से, मानने को तैयार ही नहीं होंगे। कोर्ट्स के ऊपर लोग इतना भरोसा कर रहे हैं, तो व्यक्ति जो है खुद ही छूटने के बाद भी अपराधी बना फिरेगा। और सबसे बड़ी बात जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए मूल अधिकारों में, वो ये आता है कि आपने दोषमुक्त तो कर दिया, दोषमुक्त तो कर दिया, लेकिन इसके पुनर्वास की व्यवस्था कौन करेगा। मैं वैसे तो कहूं कि अगर 1 साल भी किसी को गलत तरीके से जेल में रखा गया तो भी गलत ही और घोर गलत है वो, लेकिन चलो मान भी लेते हैं कि 1-2 साल की बात और है, चलो छोड़ दिया जाए इसको। लेकिन 10-12 साल तो मैंने आपको कहा ना कि 10-12-15-18 साल जो है ये तो पूरा जनरेशन गैप होना शुरू हो जाता है। इसको कैसे छोड़ा जा सकता है? इसके पुनर्वास, इसके अधिकार, इसकी व्यवस्था, जबकि वो गलत तरीके से कैद किया गया, इसको कौन संभालेगा, इसको कौन सही करेगा? तो बात आती है यहां पर एनएचआरसी के रोल की। मानव अधिकार आयोग की जो है यहां पर रोल आता है। अनुच्छेद 21 के दायरे को विस्तृत करने की बात आनी शुरू हो जाती है, और जो कि करना भी चाहिए। फिर दूसरे आयाम पे डिस्कशन करें तो प्रशासनिक नैतिकता और उत्तरदायित्व, इसका भी दोष देखने को मिलता है। प्रशासनिक नैतिकता का मतलब क्या है? प्रशासनिक नैतिकता और उत्तरदायित्व, एक निर्दोष व्यक्ति जेल में है, एक निर्दोष व्यक्ति जेल में है, निर्दोष व्यक्ति है ये, और ये व्यक्ति जेल में है। अभी जो निर्दोष व्यक्ति जो जेल में है, ये अनैतिक नहीं है क्या? ये अनैतिक नहीं है? एक व्यक्ति जिसका दोष नहीं है, जिसको आप खुद साबित कर देते हैं कि वो उसका दोष नहीं है, और वो व्यक्ति इतने दिन से जेल में है, ये नैतिकता का पतन है, अनैतिक है पूरी तरीके से, और न्यायिक असफलता का एक प्रदर्शन है कि किस प्रकार से न्याय यहां पर असफल रहा। क्योंकि वास्तविक रूप में दोषियों को सजा और निर्दोषों की सुरक्षा, दो चीजें हैं यहां पर, ध्यान रखिए। जो दोषी हो उनको सजा, और निर्दोषियों की सुरक्षा, निर्दोषियों की सुरक्षा, यही तो प्रशासनिक नैतिकता है। यही तो प्रशासनिक नैतिकता का फंडामेंटल है, यही तो मूल सिद्धांत है। और उसमें ये भले ही सजा पा रहा हो या ना पा रहा हो, लेकिन इसको सुरक्षा नहीं मिली है, ये साबित हो रहा है। तो यहां आती है एथिक्स, इंटीग्रिटी और एटीट्यूड का मैटर। न्याय, करुणा, नैतिकता, नैतिक दुविधा, उत्तरदायित्व, ये चीज। और सबसे बड़ी बात विधि शून्यता। विधि शून्यता क्या है? जहां पर कानून हो ही ना, कोई ऐसी चीज जो चीज कानून के दायरे में ही नहीं आ रही, वहां कानून है ही नहीं। जैसे यहां पर पूछा गया, यहां पर जब क्वेश्चन किया गया कि क्या हमारे पास में ऐसी कोई प्रक्रिया है कि जो ऐसे दोष व्यक्ति लोग निकले उनके लिए कोई मुआवजे इत्यादि की प्रक्रिया है? कानून साइलेंट है, यहां पर शून्य है। तो इसी को बोलते हैं विधायी शून्यता। यहां पर क्या है? आपकी विधायी शून्यता है। और जहां विधायी शून्यता है वहां पे नीति निर्माण की आवश्यकता है। और यहां सुझाव दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खुद सुझाव दिया गया कि भाई आप इस मामले में विदेशी जो मॉडल हैं उनसे आप प्रेरित हो सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। हाँ, एक चीज इस बीच में अच्छी जरूर दिखती है कि जब विधि शून्यता है और मामला अगर कोर्ट के पास जाता है, सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट
बड़ी ही अच्छी तरीके से इसका ध्यान रखते हुए ये कहती है कि भाई कानून बनाना संसद का काम है और संसद चाहे तो ये रेफरेंसेस ले सकती है। ये अच्छी बात है, सेपरेशन ऑफ पावर का ध्यान रखा गया है। यहां पर संविधान से में द्वारा जो प्रदर्शित सेपरेशन ऑफ पावर है उसका ध्यान रखने का प्रयास किया गया, ये ठीक है। याचिका खारिज कर दी गई, ये दिखाता है कि न्यायपालिका स्वयं कानून नहीं बना सकती और ये दिखाता है कि ये चीज सेपरेशन ऑफ पावर के जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा जो है, उससे जुड़ा हुआ है। तो हाँ, यहां पर नीति निर्माण की आवश्यकता है, लेकिन ये नीति, ये कानून सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं तय करेगा, इसे संसद को तय करना चाहिए, बनाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो यहां पर जुड़ती हुई दिखाई देती हैं, ऐसा नहीं है कि इतना ही है। मुद्दा यह है कि अगर मान लेते हैं कि मुआवजा प्रणाली भारत में लागू भी हुई, मान लेते हैं कि मुआवजा प्रणाली को लागू भी कर दिया गया, अल्टीमेटली ये रिजल्ट यहां पर निकल करके आया कि हाँ, हमें मुआवजा देना चाहिए, तो अभी तक सरकारों ने उसके ऊपर गौर क्यों नहीं किया? उसके पीछे कुछ और वजहें भी हो सकती हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर मुआवजा देना तय किया गया तो कुछ चीजें हैं जिनमें वृद्धि हो जाएगी, कुछ चीजें भारित हो जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे आपको संसाधन जुटाने होंगे इस बात के लिए, मतलब एक पैनल बनाना पड़ेगा या फिर कोई एक संस्था बनानी पड़ेगी, कुछ इस तरीके की बॉडी क्रिएट करनी होगी जो ये तय करे कि भाई जिस व्यक्ति को निर्दोष साबित किया गया है, अब उस निर्दोष व्यक्ति को हमें कैसे, निर्दोष जो व्यक्ति है उस निर्दोष व्यक्ति को किस कैटेगरी के अंतर्गत रख सकता है, तो उसकी कैटेगरी डिसाइड करने के लिए हमें पैनल डिसाइड करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप देखेंगे कि इनको अगर आर्थिक सहायता प्रदान करनी है तो ये भी अपने आप में एक अतिरिक्त भार होगा। इसके अलावा इनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो पुनर्वास संबंधी जो चीजें हैं वो भी अत्यंत जो है अतिरिक्त रूप से भारित होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये चीजें कम की जा सकती हैं यदि अगर न्याय जो है वो देर से ना हो, थोड़ा जल्दी हो जाए, तो हमें मुआवजा भी उस लेवल पे या फिर उतना ज्यादा कैटेगराइज नहीं करना पड़ेगा कि किस कैटेगरी के दोषी है, फलाना दिखाना, इस तरीके की चीजें, और शायद उतने ज्यादा मुआवजे की मांग भी नहीं होगी। लेकिन अगर कहीं 10-10, 12-12 साल बीतेगा तो मुआवजे की मांग तो जायज है ना। तो ये भी एक आयाम है जिसपे आप चीजों को देख सकते हैं। अब ओवरऑल इस पूरे टॉपिक पर आपका क्या विचार है जरूर मुझे बताइएगा, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक ऐसे का प्रश्न दे रहा हूं, उम्मीद करूंगा कि सब लोग इसे लिखने का प्रयास करेंगे। न्याय में देरी न्याय से वंचना है, भारत की न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है, साथ ही गलत सजा और मुआवजा न्यायिक उत्तरदायित्व का प्रश्न है। तो इस पर आप निबंध लिखें, निबंध की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। साथ ही साथ इस लेक्चर का अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं आराम से। टेलीग्राम में विरद लाइव VIRADLIVE इसे खोजें, या फिर आप टेलीग्राम पे खोजें विरद दुबे VIRADDUBEY01, या फिर आप टाइप करें t.me/VIRADDUBEY01। इनमें से किसी भी प्रोसेस से आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम को भी आप जरूर हमारे फॉलो करें और उसमें आप खोजें @विरद VIRADLIVE। एक्चुअली ये जो विरद लाइव है VIRADLIVE, ये मेरा कोड है, और इस कोड से आप इंस्टीट्यूट में कुछ भी लेना चाहते हैं तो लोवेस्ट डिस्काउंट में मिलना तय है, ये इस बात की प्रतिज्ञा है। ये प्रतिज्ञा, अगर ये प्रतिज्ञा टूटती हुई कहीं दिखाई दे कि सर आपके कोड से ज्यादा सुविधा हमको मिल गई इस कोड को लगाने से, मैं दावा करता हूं कि भाई ऐसा कभी नहीं होगा। और इसके लिए आप तुरंत मुझसे जो है संपर्क करें। मेरा ईमेल आईडी आप नोट कर लें, मेरा ईमेल आईडी है virad.dubey@studiiq.com। इस पर आप मुझे तुरंत संपर्क कर दें कि सर आपकी प्रतिज्ञा टूट रही है, आपसे ज्यादा डिस्काउंट तो हमें इस कोड से मिल रहा है। ध्यान रखें, अगर ऐसा कहीं पर भी हो रहा है तो आपके साथ छल हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिए कि आप विरद लाइव कोड का लगाने से आप बिल्कुल सुरक्षित हैं
और इसे और ज्यादा कंफर्म करने के लिए जो भी आपसे इस तरीके की बात कह रहा हो तो उनसे कहिए कि मेरे को विरत सर से अभी लाइन पे लेकर के बात कराइए तुरंत, ठीक है। अदरवाइज आप हमसे यहां पर जुड़ करके अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए, मैं खुद आपको कॉल बैक कर लूंगा। इट्स वेरी सेफ, वेरी सेफ। ध्यान रखें 12 तारीख से रात 11 बजे से प्राइस हाइक हो रहे हैं, इसका जरूर ध्यान रखें। इससे पहले आप हमसे जुड़ जाए। इस लेक्चर का पीडीएफ इत्यादि हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। कैसा लगा ये टॉपिक जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगले खबर में फिर मुलाकात करेंगे। शुक्रिया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।